हुए आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बागी बलिया की धरती पर पधारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय जेपी नड्डा जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का और इस विशाल जनसमूह में उपस्थित सभी बलिया क्षेत्र के निवासियों का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया और हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने 10 वर्षों का लेखा जोखा लेकर, कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर इस चुनाव को लड़ रही है। मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने जो जो काम किए हैं, हमारा एको एक कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और भाजपा के सभी पदाधिकारी जन जन तक अपने कामकाज का पूरा लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और विपक्षी दलों के लोग केवल नकारात्मक एजेंडा चलाकर लोगों को भ्रमित करके इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, अब की बार 400 पार का हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी केंद्रीय पार्टी की अपेक्षा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपेक्षा है, भाइयों बहनों, हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। इन लोगों के जो नकारात्मक एजेंडा है, उस एजेंडे से भाइयों बहनों हमें सावधान रहना है। ये लोग आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके और जो नकारात्मक एजेंडा है, उस एजेंडे को चलाकर लोग अपने कारनामों को छुपाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने पूरे कार्यकाल का 10 वर्ष के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर भाइयों बहनों आप सबके बीच में आए। मैं एक बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि हम सबका इस विशाल जनसमूह को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे बलिया के लोकसभा क्षेत्र के जुझारू हमारे प्रत्याशी और लोकप्रिय प्रत्याशी श्री नीरज शेखर जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी, श्री संजय यादव जी, विजय बहादुर दुबे जी, दयाशंकर सिंह जी, श्री दानिश आजाद अंसारी जी, वीरेंद्र सिंह मस्त जी, भरत सिंह जी, रविशंकर सिंह पप्पू जी, केतकी सिंह जी, भाई उपेंद्र तिवारी जी, आनंद स्वरूप शुक्ला जी, सुरेंद्र नाथ सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी,
और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे इस क्रांतिकारी भूमि, वीर भूमि और आध्यात्मिक भूमि बलिया में आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं भृगु बाबा के चरणों में नमन करते हुए और उनका आशीर्वाद लेकर अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। ये मंगल पांडे की वीर धरती है और हमारे चित्तू पांडे जी की भी ये वीर धरती है। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम सबके लिए ये भी सौभाग्य की बात है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी की भी ये कर्म भूमि रही है और मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। मैं उनको भी याद करके इस वीर भूमि, क्रांतिकारी भूमि को मैं नमन करता हूं। मित्रों, मैं आप सबका भी धन्यवादी हूं। मुझे यहां आयोजकों ने बताया कि आप 11 बजे से यहां पर आकर के बैठे हुए हैं और इतनी धूप में इतनी कठिन तपस्या करके आप जब यहां बैठे हैं तो एक बात तो मेरे मन में स्पष्ट हो रही है कि आप लोगों ने जो तपस्या की है वह इस बात का संकेत है कि आपने नीरज शेखर को लोकसभा भेजने का मन बना लिया है। इसलिए यहां बैठे हर व्यक्ति को, हर माता को, हर बुजुर्ग को मैं नमन भी करता हूं और उनके इस अटल विश्वास के लिए भी उनको मैं बधाई देता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं उनसे निवेदन भी करता हूं, क्योंकि आपने तो मन बना लिया, लेकिन आपको अपने पड़ोसियों का, अपने गांव वालों का, अपने इलाकों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने इलाके के रहने वाले सज्जन वृंद का, उनको भी आपको मेरा संदेश पहुंचाना है और उनसे भी निवेदन करना है कि यह चुनाव सिर्फ नीरज शेखर का चुनाव नहीं है। यह चुनाव सिर्फ नीरज शेखर को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव नीरज शेखर के माध्यम से माननीय मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इसको हमको याद रखना चाहिए और इसीलिए हम भी ये कह सके, जिनकी उम्र आज 60 है वो उस समय 75 पार होंगे, बुजुर्ग होंगे, जो नौजवान हैं वो मध्य उम्र के हो जाएंगे। तब आपको याद आएगा कि हां, आपकी भी उंगली ने कमल का बटन दबाया था और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का, नींव रखने का भी काम आपने किया था। और इसीलिए इस ऐतिहासिक मौके को हम 1 तारीख को जायर नहीं जाने देंगे, ये विश्वास लेकर के हमको जाना है। मैं यहां एक बात और भी आपसे करना चाहता हूं। मित्रों, चाहे मंच पर बैठे लोग हों, चाहे सामने बैठे लोग हों, ये सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने 30-40 साल राजनीति को देखा है और कम से कम 20 साल तो देखा ही है। मैं बार बार बोलता हूं, यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का भाग्य ही नहीं बदला, भारत के भाग्य के साथ साथ भारत की राजनीति की संस्कृति भी बदल गई है। इसको भी हमको समझना चाहिए। आज राजनीति की परिभाषा बदल गई, आज राजनीति का तौर तरीका बदल गया, आज राजनीति का रंग ढंग बदल गया, आज राजनीति की संस्कृति बदल गई। 10 साल पहले आप सब लोग और भारत का साधारण मानवी
भारत का साधारण नागरिक, भारत का साधारण व्यक्ति यह मन में ले बैठा था कि राजनीति से कुछ बदलने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, हमारा देश पिछड़ गया है, हम भ्रष्टाचारी देशों में कहलाने लगे हैं, हमारा कुछ नहीं बदलने वाला है, ये तो ऐसे ही चलेगा। इस उदासीन मानसिकता में भारत का साधारण आदमी 10 साल पहले जी रहा था। लेकिन आज 10 साल में ये अंतर मोदी जी लेकर के आए हैं कि आज भारत का साधारण मानवी भी कहता है भारत बदल गया है और आगे भारत बदलेगा और विकसित भारत बन करके रहेगा, इस संकल्प के साथ खड़ा हो रहा है। यह बदलता भारत है, यह बदलती तस्वीर है। मित्रों, मुझे स्वास्थ्य मंत्री रहने का सौभाग्य मिला है और बतौर अध्यक्ष मैंने कोरोना की चपेट भी देखी है। दुनिया के देश कोरोना में डगमगा गए, दुनिया के देश कोरोना में फैसला नहीं कर ले पाए कि जान जरूरी है कि जहान जरूरी है। दुनिया के देश ये फैसला नहीं ले पाए कि मानवता जरूरी है कि अर्थ जरूरी है। लेकिन मोदी जी के कुशल नेतृत्व में मोदी जी ने फैसला लिया, जान है तो जहान है। और जब कोरोना से लड़ने के लिए भारत की ताकत तैयार हो गई तो मोदी जी ने कहा जान भी है और जहान भी है, हम आगे बढ़ेंगे और 140 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लगा करके डबल डोज बूस्टर के साथ 140 करोड़ देशवासियों को बचा लिया। लेकिन मैं ये कहानी इसलिए कह रहा हूं कि आज कोरोना के बाद अमेरिका की अर्थनीति डमाडोल हो गई, यूरोप की अर्थनीति डगमगा गई, चीन पिछड़ रहा है, जापान पीछे जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति गड़बड़ा गई है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की चपेट के बाद, यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत 11वें नंबर से छलांग लगा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और नीरज शेखर को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत बहुत जल्द देश दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। आज दवाई बनाने में मैं आपके साथ आत्मसात करना चाहता हूं और मैं कई बार बताता हूं, इस देश में बतौर स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, इस देश में टेटनस की दवा को आने में 25 से 28 साल लगे। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 28 से 30 साल लगे। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने के लिए 30 साल लगे। इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लगे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना का पहला केस 2020 की 27 जनवरी को आया। अप्रैल की 20 अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके, डबल डोज लगा करके भारत को बचाने का काम किया, तो मोदी जी ने किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत दवाई बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ा है और एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर खड़ा है। सबसे सस्ती और सबसे टिकाऊ और सबसे असरदार दवा आज भारत के औद्योगिक घराने के लोग बना रहे हैं। केमिकल्स में हम 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। हमारा स्टील में, इस्पात में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। मोबाइल बनाने में भारत 97% मोबाइल आज भारत बना रहा है। ये आपके हाथ में मोबाइल है, 10 साल पहले इसी मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया।
आज आप सबके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। ये बदलता भारत है, ये बदलती हुई तस्वीर है, ये बदलती हुई स्थिति है। और इसीलिए ये हमको ध्यान में रख करके आपसे मैं ये कहने आया हूं कि मजबूत भारत की नींव मोदी जी ने रखी है और आज देश आगे चल पड़ा है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बात की है, मैं दयाशंकर को सुन रहा था, कुछ चर्चा हमारे वीरेंद्र मस्त जी ने भी की है। मोदी जी के नेतृत्व में आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको ताकत अगर मिली है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों और कार्यक्रम के कारण मिली है। मैं बताना चाहता हूं, आज बताइए बलिया में हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जरा जोर से बोलो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए गांव में पक्की सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही हैं? ग्रामीण सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है? आपके गांव में वाईफाई पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? इंटरनेट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया, 2 लाख पंचायत में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोल दिया, कॉमन सर्विस सेंटर। और याद करना, यही कांग्रेसी भाई, यही समाजवादी भाई, यही पढ़ा लिखा अनपढ़ अखिलेश, ये क्या बोलता था? भारत तो अनपढ़ों का देश है, इसका डिजिटलाइजेशन करके क्या करोगे? यहां वाईफाई का क्या मतलब है? गांव में वाईफाई क्या करेगा? ये बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ये कांग्रेसी बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आज आपको जान करके खुशी होगी, मोदी जी ने भारत के सामर्थ्य को पहचाना। आज सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, यूपीआई से डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। ये बदला हुआ भारत है। जिसे तुमने अनपढ़ कहा वो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा निकला। जिसको तुमने किसी काम का नहीं कहा वो आज मोदी जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा हो गया। ये बदलता भारत है। मित्रों, अगर मैं आवास की बात करूं और गांव की बात करूं, यहां बैठे हैं, मैं बार बार बोलता हूं, यहां बैठे हैं सारे एक्स एमएलए और एमएलए एमपी है। ये भरत सिंह से लेकर के वीरेंद्र कुमार जी से लेकर के उपेंद्र जी से लेकर के सब लोग, नंद जी से लेकर, सबसे पूछिए 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या होता था? मैं 1993 में एमएलए बन गया। 1993 में मेरे इलाके में मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आके बोला करता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं कहता था सुनाओ। तो बोलता था बीडीओ, नड्डा जी आपको इंदिरा आवास योजना में इस साल एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताइए किसको दूं? मैं कहता था 1 अनार 100 बीमार, मैं 2 इंदिरा आवास योजना को लेके क्या करूंगा? तू ही रख ले, तू ही बांट ले इसको, मैं तो नहीं बांट सकता। आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बना करके दिए, 4 करोड़ घर। बोलो अंतर आया कि नहीं आया? आप बताइए, एक पंचायत में आज 50-50 मकान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अधिक बन रहा है, 50 से भी अधिक मकान बन रहा है। ये फर्क है, ये अंतर है। ये गांव को ताकत दी गई। और कैसा घर बना है? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन में सिलेंडर, और सिलेंडर के साथ टॉयलेट, और टॉयलेट के साथ कोर्टयार्ड। ये 4 करोड़ मकान बने हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बलिया को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। अगले 5 साल में 3 करोड़ घर और बनेंगे, ये भी आप नोट कर लीजिए, 3 करोड़ घर। और एक बात और नोट कर लीजिए, वो आप सब पर भी लागू होता है, आप पर भी लागू होता है। आने वाले समय में
आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिजली मुफ्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना, सौर ऊर्जा लगेगी सरकार की तरफ से हर छत पर, सौर ऊर्जा लगेगी हर छत पर। नोट कर लो मेरी बात, मोदी जी के नेतृत्व में बलिया भी इसमें अपने आप को जोड़ेगा और उस बिजली से घर का बिजली का खर्चा निकलेगा और जो बिजली बच जाएगी सरकार खरीद लेगी, आपके आमदनी का रास्ता बन जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा। ये बदलता भारत, ये बदलता भारत, ये बदलती तस्वीर, इसको हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कैसे देश बदलता है और कैसे दुनिया बदलती है और कैसे लोगों की जिंदगी बदलती है। कैसे देश बदलता है, कैसे दुनिया बदलती है और कैसे देश के लोगों की परिस्थिति बदलती है। यहां बैठे एमएलए से पूछना, आज से 10 साल पहले सब चिट्ठी लिखा करते थे, मेरे इलाके में प्रधानमंत्री जी, मेरे इलाके में मुख्यमंत्री जी, एक गांव में बेचारा मरीज है, उसको कैंसर हो गया है, उसके इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं है, इलाज में उसकी जमीन बिक जाएगी, इलाज में उसका घर बिक जाएगा। मेरे इलाके में एक मेरा वोटर है, उसको बाईपास होना है, उसके पास इलाज का पैसा नहीं है, उसके इलाज में उसका खेत बिक जाएगा। कृपया 1.5 लाख 2 लाख देने की अनुशंसा करिए। ये समय था कि नहीं था? बोलो, था कि नहीं था? और जब 1.5 मांगते थे तो 75 मिलता था, 2 मांगते थे तो 1 मिलता था, 3 मांगते थे तो 1.5 मिलता था। बाकी हम जनता से इकट्ठा करते थे, तब किसी की जिंदगी बचाते थे। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना, मोदी जी ने कहा, नड्डा कुछ बड़ा सोचो, हमें गरीब लोगों के लिए कुछ करना है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का कार्यक्रम है। आयुष्मान भारत दुनिया का। जब मैं दुनिया के मंचों पर जाके बोलता था तो सारे चकरा जाते थे, इतना बड़ा प्रोग्राम, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, इतनी तो कई देशों की आबादी नहीं है। 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग। और कौन है ये लोग? मैं बार बार बोलता हूं, गरीब लोग, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्टमैन, सिक्योरिटी मैन, कूड़ेदान से कूड़ा इकट्ठा करने वाला, सैलून में बाल काटने वाला, ऐसे गरीब लोगों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ का कवर दिया। 5 लाख रुपए का। बोलो बोलो, उनकी जिंदगी बदली है कि नहीं बदली है? आज 365 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो गए। 365 करोड़ लोगों को 365 करोड़ का इलाज हो चुका है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको, मेरी बात नोट कर लेना मित्रों, नीरज शेखर को चुनाव जिता के भेजना, बलिया की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। आने वाले समय में मोदी जी की तरफ से आपको एक संदेश है कि इस देश का कोई भी भाई जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की है, या जिसकी उम्र 70 साल से जब भी ऊपर होगी, कोई भी बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की होगी, कोई भी माता जिसकी उम्र कल 70 साल से ऊपर की होगी, जिस किसी की भी 70 साल से ऊपर की उम्र होगी, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी इलाके की, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी आमदनी के कैटेगरी में हो, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का कार्ड मिलेगा। 5 लाख सालाना।
बोलो, बदलता भारत है कि नहीं है? बदलता भारत है कि नहीं है? इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, सबकी चिंता की गई है, सबको जोड़ने का काम किया है। महिलाओं के लिए अगर हमने 10 करोड़ गैस का कनेक्शन दिया, जिसकी शुरुआत मोदी जी ने इसी पावन धरती बलिया से शुरू की थी, आज मैं आपको बोलने आया हूं, अब सिलेंडर नहीं होगा, अब सस्ती गैस पाइप से आपके घर में पहुंचेगी, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से काम होगा। मित्रों, हम सब लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया गया है। और मोदी जी ने चाहे सड़क हो, हाईवे हो, रेलवे हो, रेलवे में उत्तर प्रदेश का बजट 19 गुना बढ़ा दिया गया, 19 गुना बढ़ा दिया गया प्रधानमंत्री जी की तरफ से। उसी तरीके से एयरपोर्ट्स, आज डबल एयरपोर्ट बन रहा है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, अभी मैं खुशीनगर आया, वहां एयरपोर्ट बन गया। हर एक जगह नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश, जो कल तक बीमारू राज्य था, आज अग्रगणी राज्यों में खड़ा उत्तर प्रदेश है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बढ़ रहा है, उस तरफ आगे बढ़ रहा है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आज बलिया की भी तस्वीर बदली है, यहां भी हाईवेज बन रहे हैं, यहां भी विकास हो रहा है, नए नए इंस्टीट्यूशंस आने की तैयारी है, और माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सबकी चिंता की जा रही है। लेकिन मैं जब उत्तर प्रदेश में आया हूं तो आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो विकास की तरफ आगे बढ़ने का काम मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि एक आपने अखिलेश की सरकार भी देखी थी। देखो, पूर्णमासी को नमन करने का मजा तब तक नहीं आता जब तक आपको अमावस्या की अंधेरी याद ना हो। उजाले का मजा तब तक नहीं आता जब तक आपको अंधेरे की त्रासदी ना पता हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही अखिलेश था ना जिसने बनारस के ब्लास्ट, लखनऊ का ब्लास्ट, ये वाराणसी का ब्लास्ट, इनके सारे ब्लास्ट के आतंकवादियों को छोड़ने का प्रस्ताव बनाया था। बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था कि नहीं बनाया था? ये किसके दोस्त हैं? आतंकवादियों के दोस्त हैं या देशभक्तों के दोस्त हैं? ये देशद्रोहियों के दोस्त हैं। ये स्पष्ट है। मैं ये बोलने आया हूं, मैं यहां ये भी बताने आया हूं, ये पिछड़े के समर्थक नहीं है, ये दलितों के समर्थक नहीं है, ये आदिवासियों के समर्थक नहीं है। ये आदिवासियों के आरक्षण पर, दलितों के आरक्षण पर और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डाल करके धर्म के नाम पर आरक्षण लाना चाहते हैं। धर्म के नाम पर आरक्षण। बोलो, ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? मित्रों, ये दलितों के आरक्षण पर डाका डालने का काम है। ये आदिवासियों के आरक्षण पर डाका डालने का काम है, और ये पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालने का काम है। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कह दिया, और भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कहा है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। ये पढ़ा लिखा, अब मैं आगे क्या बोलूं राहुल गांधी को, ये संविधान की पुस्तक लेके फिरता है, इसको मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। पढ़ा लिखा कितना है मुझे मालूम नहीं, अंदर पढ़ा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान के अंदर, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, और ये पिछले दरवाजे से आपके आरक्षण पर डाका डाल करके धर्म पर आरक्षण लाना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में 4 बार इन्होंने कोशिश की है
तेलंगाना में इन्होंने 2 बार, कर्नाटक में इन्होंने 2 बार कोशिश की है, और बंगाल में तो ममता ने वहां बैकवर्ड में मुस्लिम जाति को डालने का प्रयास किया और आरक्षण देने का प्रयास किया, और सीधे सीधे कोर्ट ने कह दिया 2010 से 2024 तक जितनों को भी बैकवर्ड का सर्टिफिकेट मिला है उसे रद्द किया जाता है। इसको उन्होंने तय कर दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक तरफ मोदी जी है जिन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत चलाया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई, उजाला योजना चलाई। बताओ कभी धर्म के आधार पर किसी को बांटा गया क्या? कभी बांटा गया क्या? हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला कि नहीं मिला? आवास मिला कि नहीं मिला? हमारे क्रिश्चियन भाइयों को मिला कि नहीं मिला? हमारे पारसी भाइयों को मिला कि नहीं मिला? 10 साल अथक प्रयास करके मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका मंत्र को लेकर के चले। और ये घमंडिया गठबंधन, ये जिनको कहा जाए परिवारवादी नेता, ये फिर से समाज को बांटने के लिए चल पड़े, ये बांटने के लिए चल पड़े। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? और दूसरी बात याद रखना, ये सब के सब जितने भी हैं, ये सब परिवारवादी पार्टियां हैं। इनके परिवारवादी पार्टी से मेरा मतलब है कि अगर बाप अध्यक्ष है तो बेटा पार्लियामेंट्री बोर्ड का सेक्रेटरी है। परिवारवादी से मेरा मतलब यह है कि परिवार के लोग ही इसके कार्यकारिणी के और इसके डिसीजन मेकर एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं। आप बताओ, उमर अब्दुल्ला का बेटा, फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद की बेटी है महबूबा मुफ्ती, सुखबीर बादल, चौटाला, अखिलेश के बाद डिंपल, चाचा को भी साइड कर दिया। आप बताओ, लालू के बाद राबड़ी के बाद तेजस्वी के बाद तेज प्रताप के बाद मीसा के बाद रुक्मणी, बाकी सबकी छुट्टी। आप बताइए, ममता के बाद अभिषेक, आप बताइए केसीआर के बाद केटीआर के बाद कविता, आप बताइए करुणानिधि के बाद स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन, आप बताइए सुप्रिया सुले, शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले, और आप बताइए उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे। ये परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? जरा जोर से बोलो यार, ये परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? और ये सब भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं कि नहीं है? सब भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ, ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। आप बताओ, कोयला घोटाला कांग्रेस ने किया कि नहीं किया? चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? चावल घोटाला किया कि नहीं किया? पनडुब्बी घोटाला समुद्र में जाकर किया कि नहीं किया? हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया वायु में? और ये अंतरिक्ष में जाकर 2G 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? और पाताल में जाकर के कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? ये तीनों लोक नहीं छोड़े इन्होंने। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया, हर जगह भ्रष्टाचार। आप बताओ, अखिलेश ने लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, फूड ग्रेन का घोटाला किया कि नहीं किया? लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? लालू अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? लालू नौकरी के बदले जमीन खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, ये ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, इन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जो उनके मकानों से निकले कि नहीं निकले? आप बताओ, के कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, डीएमके के मंत्रियों ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, डीएमके के परिवार ने अपनी आमदनी से ज्यादा धन इकट्ठा किया कि नहीं किया? ये सारे भ्रष्टाचारी लोग
ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा, ये भ्रष्टाचारियों का टोला, ये इंडी गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताओ राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? जोर से बोलो भैया। राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? और ये केजरीवाल 1 तारीख तक बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? ये सारे बेल पर हैं। और आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? केजरीवाल जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बताइए, ये सारे जेल में जाएंगे कि नहीं और हैं कि नहीं है? ये सारे नेता घमंडिया गठबंधन के या तो बेल पर है या जेल में है। ऐसा इनका गठबंधन है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये सब राम विरोधी हैं, ये सब राम विरोधी हैं। एक में भी हिम्मत नहीं हुई जब राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो ये घर में बैठे चुपके चुपके टीवी देख रहे थे, हिम्मत नहीं हुई। और सोनिया गांधी की सरकार क्या बोलती है? राम काल्पनिक है, एफिडेविट देती है कोर्ट में, राम काल्पनिक है, इसका ऐतिहासिक आधार नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है। बोलो, राम काल्पनिक है क्या? राम काल्पनिक है क्या? राम हमारे आस्था का विषय है। करोड़ों लोग राम के साथ अपने आप को जोड़ते, करोड़ों लोग। बोलो, ये राम विरोधी है कि नहीं है? आप बताइए, ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? ये क्या बोलते हैं? सनातन डेंगू है, ये बोलते हैं सनातन मलेरिया है, ये बोलते हैं सनातन HIV एड्स है। बोलो, ये सब सनातन विरोधी है कि नहीं है? और ये राष्ट्र विरोधी भी हैं। ये अफजल, जो पार्लियामेंट का मास्टरमाइंड था अटैक का, उसके साथ जाके राहुल गांधी खड़ा हो जाता है, कहता है कि ये हमारे साथी है और MP का टिकट देता है चुनाव लड़ने के लिए। बताओ, ये राष्ट्रद्रोही काम है कि नहीं है? तो ये राष्ट्रद्रोही भी हैं, राम विरोधी भी हैं और ये सनातन विरोधी भी हैं। इसलिए इनको घर में बैठाना जरूरी है और नीरज शेखर को आगे लाना जरूरी है। इसके लिए हमको काम करना है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नीरज भाई मेरे साथ इन्होंने राज्यसभा में लंबे समय तक काम किया है, नौजवान हैं, राजनीति को जानकार हैं, लोकसभा में भी रहे हैं 2 बार और राज्यसभा में भी 2 बार रहे हैं और इस बार फिर से लोकसभा में जा रहे हैं। तेज तर्रार नेता है, इनको आपका आशीर्वाद चाहिए और ये आगे बढ़ेंगे। बोलो बोलो, दिल्ली भेजोगे ना? 1 तारीख को बटन दबाओगे ना? जरा जोर से बोलो, 1 तारीख को बटन दबाओगे ना? 1 नंबर को 1 नंबर पहुंचाओगे ना? बोलो, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।